क्या प्रदूषण को मुनाफे में बदला जा सकता है? भारत एक ऐसी ही बड़ी योजना पर काम कर रहा है जो शायद दुनिया के सबसे बड़े कार्बन बाजारों में से एक बन जाए। ये एक ऐसा दांव है जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ हरे भरे जंगल भी हों, जहां शहर की हवा भी गांव जैसी ताजी महसूस हो और जहां हमारी जरूरत की ऊर्जा सूरज और हवा से पूरी हो। भारत की नई कार्बन नीति असल में इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ा और सीधा सवाल, इस बदलाव का खर्च कौन उठाएगा? प्रदूषण कम करने की कीमत आखिर चुकाएगा कौन? यहीं पे कार्बन बाजार की भूमिका सामने आती है। तो चलिए कार्बन की कीमत तय करने के इस बड़े आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो कार्बन क्रेडिट पर टिकी है। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक परमिट है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर की ग्रीन हाउस गैस हवा में छोड़ने का अधिकार। और ये विचार आया है क्योटो प्रोटोकॉल जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से। इसे एक तरह का प्रदूषण बजट समझ सकते हैं। सरकार क्या करती है कि जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं उनके लिए एक सीमा तय कर देती है, जिसे कैप कहते हैं। अब जो कंपनियां अपने इस बजट से कम प्रदूषण करती हैं वो अपनी बची हुई सीमा को कार्बन क्रेडिट के तौर पर उन कंपनियों को बेच सकती हैं जो अपनी सीमा पार कर चुकी हैं। इसी को कैप एंड ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो अब दुनिया भर के कॉन्सेप्ट से हटकर सीधे भारत के खास ब्लूप्रिंट पर आते हैं और देखते हैं कि यहां ये कैसे काम करने वाला है। साल 2070 ये वो तारीख है जब भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है ये कार्बन बाजार। मतलब साफ है, इस बाजार की सफलता पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो भारत की रणनीति के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है कंप्लायंस मार्केट यानी CCSTS। ये अनिवार्य है, मतलब स्टील, सीमेंट और पावर जैसे बड़े उद्योगों को इसमें हिस्सा लेना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है वॉलंटरी मार्केट या VCM। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वैकल्पिक है। इसमें कृषि जैसे क्षेत्र अच्छे और सस्टेनेबल तरीके अपनाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं और फिर उन्हें बेच सकते हैं। तो एक तरफ हैं बड़े उद्योग जिन पर नियम सख्ती से लागू होते हैं और दूसरी तरफ हैं कृषि जैसे क्षेत्र जो अपनी मर्जी से इस बदलाव का हिस्सा बनकर फायदा उठा सकते हैं। ये भारत के लिए, खासकर हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, एक बिल्कुल नया अवसर खोलता है। तो सवाल ये है कि एक कार्बन क्रेडिट सिर्फ एक आइडिया से एक कीमती संपत्ति यानी एसेट कैसे बनता है? इसका सफर कैसा होता है? चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। कार्बन क्रेडिट कोई हवा में नहीं बन जाते। एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट यानी CCC को बनाने की एक पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया है। ये एक चक्र की तरह है जिसमें कई जरूरी पड़ाव शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर एक मान्यता प्राप्त एजेंसी आकर उसकी जांच यानी वेरिफिकेशन करती है। इसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम BEE कहते हैं, उसे मंजूरी देकर क्रेडिट जारी करता है और आखिर में ये क्रेडिट बाजार में खरीद बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पूरे खेल में रेफरी कौन है? वो है एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन यानी ACV एजेंसियां। ये वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो ये पक्का करती हैं कि उत्सर्जन में कमी सच में हुई है और पूरी प्रक्रिया भरोसे के लायक है। इनका रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस बाजार के खिलाड़ियों की, इसकी कीमतों की और इससे होने वाले मुनाफे की। मतलब कौन इसमें शामिल है और इसकी कीमत क्या है। इस बाजार के 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, प्रशासक, जिसकी भूमिका में है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE। दूसरे, खरीदार, जो कि भारी उद्योग हैं जिन्हें नियमों का पालन करना है। तीसरे, विक्रेता, जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं और इनमें किसान भी शामिल हो सकते हैं। और चौथे, वेरीफायर यानी ACV एजेंसियां, जो इस पूरे सिस्टम में भरोसा बनाए रखती हैं। अच्छा, अब जरा कीमतों पर एक नजर डालते हैं। भारत में एक कार्बन क्रेडिट की कीमत लगभग $10 होने का अनुमान है। वहीं चीन में ये करीब $15 है और यूरोप में तो ये $70 तक पहुंच जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में कीमत इतनी कम क्यों रखी गई है? असल में ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कीमत कम रखने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग इस बाजार में शामिल होने के लिए आगे आएं। इसे लो हैंगिंग फ्रूट रणनीति भी कहते हैं। मतलब पहले वो आसान लक्ष्य हासिल करो ताकि बाजार को एक मजबूत शुरुआत मिल सके। लेकिन जैसा हर बड़ी योजना के साथ होता है, इसमें भी कुछ शुरुआती दिक्कतें हैं और कुछ बड़ी बहसें चल रही हैं।
और ये कोट इस चुनौती को बिल्कुल साफ कर देता है। टीआईसी काउंसिल इंडिया का कहना है, मौजूदा जरूरत, क्षमता की कमी, बढ़ी हुई लागत और जरूरी विशेषज्ञता को बाहर रखने का सबसे बड़ा कारण है। ये एक काफी गंभीर चिंता है। तो समस्या की जड़ क्या है? एक नियम। वो ये कहता है कि वेरीफायर का सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर होना जरूरी है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन ऑडिटर्स के पास मुश्किल औद्योगिक उत्सर्जन को समझने के लिए जो खास स्किल्स चाहिए, उनकी कमी हो सकती है। मतलब वो एनर्जी बचाने में तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रक्रियाओं से होने वाले प्रदूषण को शायद ठीक से ना समझ पाएं। ये टेबल इस समस्या को और भी बेहतर तरीके से दिखाती है। जैसे सीमेंट उद्योग में जो उत्सर्जन होता है, उसका मुख्य स्रोत एक खास रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए एक केमिकल इंजीनियर की जरूरत होगी। इसी तरह खाद या एल्यूमीनियम के कारखानों में बिल्कुल अलग तरह की तकनीकी जानकारी चाहिए, जो शायद एक सामान्य एनर्जी ऑडिटर के पास ना हो। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। भारत का कार्बन बाजार भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव है। क्या ये जलवायु कार्रवाई के लिए दुनिया के सामने एक मॉडल बनकर उभरेगा, या फिर ये शुरुआती दिक्कतें इसकी रफ्तार को धीमा कर देंगी? इस ऐतिहासिक पहल का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।